हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं असम के एक छोटे से गांव मायोंग के डरावनी और खौफनाक कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप ज़रूर कहेंगे हमसे कि यह कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक थी। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुनें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सीमा नाम की एक औरत अपनी सास और पति के साथ असम के एक छोटे से गांव मायोंग में रहा करती थी। मायोंग का नाम काफी ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसे काले जादू की नगरी या काले जादू की राजधानी भी कहते हैं। यहाँ के जंगलों के बारे में काफी बातें फैली हुई है। ये कहा जाता है कि काला जादू करने वाली अनेक चुड़ैल इन जंगलों में निवास करती है। मायोंग में रहने वाली आधी से ज्यादा आबादी काला जादू जानते हैं और बाकी के लोग ये काम सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आम लोग नहीं रहते, कई लोग ऐसे भी हैं जो आम जिंदगी बिताते हैं और सीमा का परिवार भी इन्हीं लोगों में से एक था। सीमा की सास नियम धर्म का पालन करने वाली एक सख्त औरत थी और अगर कोई उसकी बात टाल दे तो उसके लिए बहुत बुरा हो सकता था। सीमा अपनी सास के बर्ताव से तंग थी क्योंकि जब भी उससे कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो उसकी सास उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी। सीमा के पति का नाम सुनील था। वो अपनी माँ के कहने पर ही चलता था। उसकी माँ अगर रात को दिन और दिन को रात कहे तो उसके लिए वो भी बिल्कुल सही था। सीमा गर्भवती थी लेकिन उसके बाद भी उसकी सास उससे दिन भर काम कराया करती थी क्योंकि उसकी सोच बहुत ही पुराने ख्यालातों की थी। सीमा उससे बहुत डरा करती थी। मायोंग के बारे में जो बातें फैली थी उसे देखते हुए सीमा की सास उसे बाहर भी नहीं जाने देती थी, ये सोचकर कि कहीं कोई सीमा और उसकी होने वाली संतान पर काला जादू न कर दे। सीमा घर पर ही रहकर काम करती थी और यहाँ तक कि सीमा को घर की छत पर जाना भी मना था। एक दिन की बात है, मायोंग गांव में बारिश की वजह से 2 दिन से बिजली नहीं आई थी और पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। ज्यादातर लोग घरों की छत पर ही सोया करते थे। सीमा की सास और उसका पति सुनील भी छत पर ही सोया करते थे, लेकिन बेचारी सीमा को नीचे ही सोना पड़ता था। रातों में छत पर सोने वाले लोगों को वहां के घने जंगलों से तरह तरह की आवाजें आती थी, लेकिन उन्हें इनकी आदत हो गई थी और वो खुद भी काला जादू जानते थे, इसलिए उन्हें डर भी नहीं लगता था। सीमा की सास काला जादू तो नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रेत प्रेतनी जैसी समस्या का इलाज उसे आता था। बिजली कटौती से पूरा गांव परेशान था। रात को अंधेरे के कारण खाना पीना भी मुश्किल था। एक रात की बात है जब बिजली नहीं थी और सीमा एक लालटेन जलाए हुए खाना बना रही थी। सीमा की सास ने कहा, अरे सीमा जल्दी कर, आज भूखा ही मारेगी क्या? तो सीमा ने कहा, अरे हाँ अम्मा, अभी लेकर आई, रुको थोड़ा। सीमा ने जल्दी जल्दी खाना बनाकर सुनील और अपनी सास को परोसा। उनके घर का एक नियम यह भी था कि सबके खाना खाने के बाद ही सीमा खाना खा सकती थी। सीमा की सास ने सुनील से कहा, सुनील जरा बेटा खाना खाने के बाद छत पे बिस्तर लगा देना, पता नहीं ये कमबख्त बिजली कब आएगी, नीचे अंधेरे में मच्छर तो खून ही चूस जाते हैं। तो सुनील ने कहा, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं ध्यान देता अम्मा, अभी तो बिजली ठीक करने में न जाने कितना समय लग जाएगा। वैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं बिस्तर लगा देता हूँ। ये बोलकर सुनील उठकर चला गया और सीमा ने अपनी सास से कहा, अम्मा क्या मैं भी आज रात छत पे सो जाऊं? मुझे यहाँ नीचे अकेले सोने में डर लगता है। उसकी सास ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तेरे लिए ये सही नहीं है। अरे माँ बनने वाली है तू, और अगर जंगल की किसी अनदेखी ताकत का साया पड़ गया तुझे और तेरे होने वाली संतान को तो खतरा हो सकता है। चुपचाप यही रहे और खबरदार जो ऊपर आई। ये बोलकर उसकी सास भी छत पर जाने के लिए उठ गई और बोली, बचा हुआ खाना घर के पीछे तरफ डालाना, कोई कुत्ता खा लेगा। ये बोलकर उसकी सास छत पर चली गई और सीमा खाना खाकर बचे हुए खाने को घर के पीछे की तरफ डालने के लिए चली गई। सीमा के घर में जो पिछला हिस्सा था
वो काफी डरावना था। एक छोटा सा बरामदा एक काले दरवाजे पर जाकर खत्म होता था और दरवाजे की दूसरी तरफ एक छोटी सी बाड़ी थी जहां सीमा की सास ने काफी सारे पेड़ पौधे लगा रखे थे और रात के अंधेरे में ये पेड़ पौधे बहुत ही डरावने नजर आते थे। ऐसा लगता था कि कोई जंगल हो और वहां से न जाने कौन निकल कर आ जाएगा। बाड़ी में अक्सर कुत्ते बिल्ली आ जाया करते थे। सीमा जब खाने को बाड़ी में डालने के लिए गई तो बाड़ी को देखकर उसे बहुत डर लगा। उसके हाथ में लालटेन थी और पेड़ पौधों के बीच से न जाने कैसी आवाज आ रही थी। सीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था डर के कारण। उसने तुरंत एक पत्थर के ऊपर बचा हुआ खाना गिर दिया और वापस से घर के अंदर आ गई। उसने आखिरी बार पूरे बाड़ी को ध्यान से देखा और फिर दरवाजा बंद करके सोने चली गई। फिर रात के करीब 1:30 बज रहे थे, लेकिन सीमा को अकेले नींद नहीं आ रही थी। सीमा की सास और सुनील आराम से छत पर ही सो रहे थे। अब रात को अचानक से ठंड बढ़ गई और सीमा को चिंता होने लगी कि इतनी ठंड में सुनील और उसकी सास कैसे सो रहे होंगे। उसने सोचा कि वो उन्हें कुछ कंबल दे आए, लेकिन उसकी सास की चेतावनी भी उसे याद थी। लेकिन सीमा ज्यादा देर तक खुद को रोक न पाई और कुछ कंबल लेकर छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत पर जाने वाली सीढ़ियां काफी ऊंची ऊंची थी, इसलिए सीमा बहुत ही धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। उनके घर की सीढ़ियां आंगन में थी, यानी कि चढ़ते समय आसमान साफ साफ नजर आता था। चांदनी रात थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात को अकेले 1:30 बजे ऐसे में डरना आम बात है, पर मायोंग में एक अजीब तरीके का डर फैला हुआ था, मानो सारी डरावनी ताकतें वहीं बसी हुई हों। घर की छत से काली पहाड़ियां देखी जा सकती थी। वहां के डरावने जंगल और जंगल के ऊपर उड़ते हुए पंछी भी दिखाई देते थे। सीमा जैसे तैसे संभलते हुए छत पर चढ़ गई। छत पर चढ़ते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ लोग घर की छत पर सोए हुए नजर आ रहे थे। सीमा की सास और सुनील पतली चादर ओढ़े सो रहे थे। सीमा उनके पास आई और फिर उन्हें मोटे कंबल से ढक दिया। फिर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। वो सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि उसने सोचा, नीचे अकेले जाके क्या करूंगी, वैसे भी अभी नींद भी नहीं आ रही है, यही थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। इतना बोलते ही वो छत पर बैठ गई। सामने घना जंगल था और पहाड़ नजर आ रहे थे। चांद की रोशनी में सब कुछ नजर आ रहा था। सीमा ने एक शॉल ओढ़ रखी थी और वो सारी चीजों को ध्यान से निहार रही थी। थोड़ी देर ही हुए थे उसे बैठे कि अचानक से घने जंगलों से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। उल्लुओं की आवाज, भेड़ियों की आवाज और ऐसी आवाज जैसे कि कोई दबी हुई आवाज में कुछ कह रहा हो। अब सीमा को इतना डर लगने लगा कि उसकी सांसें तेज हो गई और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुनील और अपनी सास की ओर मुड़कर देखा तो वो लोग बड़े ही आराम से सो रहे थे। फिर अचानक से सीमा को ऐसा लगा कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है और वो तुरंत आगे की ओर देखने लगी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सीमा ने सोचा, यहाँ पर ऐसे बैठे रहने से अच्छा है कि मैं नीचे चली जाऊं, और अगर अम्मा ने देख लिया तो खैर नहीं मेरी। सीमा ये सोचकर नीचे जाने ही लगी थी कि अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके साथ साथ कोई और भी नीचे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो फिर से नीचे उतरने लगी, लेकिन फिर से वैसे ही आवाज आई जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो, पर वापस पलटकर देखने पर कोई भी नजर नहीं आया। सीमा की हालत अब खराब हो रही थी। वो जल्दी जल्दी नीचे उतरी और जाते ही अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गई। उसने कंबल के एक सिरे को कसकर पकड़ा हुआ था। 3 बजे तक उसे नींद ही नहीं आई। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर बर्तन फेंक रहा हो। वो उठकर जब किचन में गई तो उसने देखा कि वहां पर उसकी सास है जो गुस्से में बर्तन गिरा रही है। तो सीमा ने पूछा कि क्या हुआ अम्मा? उसकी सास ने उसकी ओर गुस्से से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सीमा ने दोबारा पूछा, अरे क्या बात है अम्मा, आप गुस्से में क्यों लग रही हैं? सीमा की सास ने गुस्से में कहा,
तू छत पर गई थी ना कल रात को? सीमा ये सुनकर चौंक गई और डर के मारे सर झुकाकर खड़ी हो गई। सीमा की सास ने कहा, कितनी बार बोला था तुझे कि मत जाना छत पर? मेरी मत मारी गई है क्या जो मैं तुझे गलत सलाह दूंगी? अब अगर तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आना। तो सीमा ने कहा, अम्मा, मैं बस कंबल छोड़ने के लिए गई थी, उसके बाद मैं तुरंत नीचे आ गई थी। तो उसकी सास बोली, वो सब मुझे नहीं पता। अगर किसी की बुरी नजर लग गई होगी ना तो बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा तुझे। अरे तुझे तो मैं बुरी लगती हूँ ना? तुझे लगता है कि मैं तुझ पर इतना जुल्म करती हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं इस गांव के बारे में तुझसे ज्यादा जानती हूँ। अरे तुझे यहाँ आए समय ही कितना हुआ है? सिर्फ 3 साल, और मैं यहाँ पिछले 40 साल से रह रही हूँ। जा अब अपना काम कर। सीमा चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। उस दिन सीमा की सास को अपनी बहन के घर भी जाना था, जो कुछ गली छोड़कर मायोंग में ही रहा करती थी। उसकी सास ने सुनील को कहा कि वो सीमा का ध्यान रखे। उस दिन भी बिजली नहीं आई थी और सीमा दिन भर घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। रात होते ही सुनील ने सीमा को कहा, अरे सीमा, चलो आज छत पर ही सो जाना। तो सीमा ने कहा, नहीं जी, लेकिन अम्मा को पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। तो सुनील ने कहा, अरे उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ तुम अकेले कैसे सोती होगी यार? बाकी दिन तो अम्मा के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाता। आज वो नहीं है तो तुम ऊपर सो सकती हो। अपना बाकी का काम करके ऊपर आ जाना। ये बोलकर सुनील तो चला गया। फिर सीमा भी बाकी का काम निपटाकर बाड़ी की तरफ दरवाजा बंद करने चली गई। लेकिन दरवाजा बंद करते समय उसे दरवाजे की दूसरी ओर से बड़ी अजीब सी आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर की ओर देखने लगी, पर वहां पर कोई नहीं था। अपना वहम मानकर वो दरवाजा बंद करके छत पर चली जाती है। उस रात भी चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। सुनील सो चुका था और सीमा भी उसके बगल में जाकर सो गई। रात को ठीक 12 बजे अचानक से उसकी आंख खुल गई। उसे पानी पीना था और उसके लिए उसे वापस नीचे जाना था, क्योंकि उस रात वो छत पर पानी ले जाना भूल गई थी। पानी पीने के लिए वो नीचे आने लगी और उसे फिर से किसी के पीछे आने का एहसास हुआ। जंगल से आने वाली आवाज तेज हो गई थी। सीमा ने पीछे नहीं देखा, बस नीचे जाती गई। किचन में पहुंचने पर उसे किसी के पीछे होने का एहसास हो रहा था। जैसे ही वो रुकी, उसके पीछे आने वाली कदमों की आवाज भी ठहर गई। सीमा ने कांपते हुए हाथों से पानी का ग्लास उठाया और पीने लगी। फिर ग्लास रखकर वो पीछे मुड़ने लगी और जैसे ही वो मुड़ी, वैसे ही उसके सामने एक भयानक चेहरा आया, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज सुनकर सुनील उठ गया और भागते हुए नीचे आया। सुनील ने जब सीमा को किचन में कांपते हुए अपना मुंह छुपाए खड़े हुए देखा तो वो भी डर गया और उसके पास आकर बोला, क्या बात है, क्यों चिल्लाई तुम? उसकी आवाज सुनकर सीमा एक बार के लिए चौंक गई और उसने अपनी आंखों से हाथ हटाकर इधर उधर देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। सीमा ने कहा, यहाँ पर वो औरत। इसके बाद आगे सीमा कुछ बोल ही नहीं पाई। सुनील ने कहा, कौन सी औरत? यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो सीमा ने कहा, मैंने देखा एक औरत को, मेरे पीछे ही खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, उसकी आंखें भी पूरी सफेद थी। तो सुनील ने कहा, अरे पागल, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। तो सीमा ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये गांव कैसा है आप जानते हैं ना? यहाँ पर सच में प्रेत आत्माएं हैं जो जंगल में रहती हैं। अम्मा सही कह रही थी, किसी प्रेत आत्मा का साया पड़ गया है मुझ पर। मुझे छत पर जाना ही नहीं चाहिए था। तो सुनील ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात मेरी मान लो, तुम ये बात उन्हें मत बताना, वरना वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अभी चलो नीचे ही सो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में सो गए। अगले दिन सीमा की सास जल्दी सवेरे घर आ गई। सीमा ने रात को हुई घटना के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, सीमा के साथ कुछ भी नहीं हुआ और इस वजह से उसकी चिंता भी खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद
सीमा के साथ बहुत ही अजीब सी चीजें होने लगी। एक दिन की बात है, सीमा को अचानक से पेट में बड़ा दर्द होने लगा। वो सिर्फ 5 महीने की गर्भवती थी। सीमा अपने कमरे में दर्द से तड़प रही थी। जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो किसी तरह अपनी सास के पास पहुंची। उसने कहा, अम्मा, अम्मा। उसकी सास उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसकी सास ने कहा, क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? तो सीमा ने कहा, अम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सहन ही नहीं हो रहा है। सीमा की सास ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी से दर्द क्यों? तूने कुछ गलत खाया है क्या? तो सीमा ने कहा, नहीं अम्मा, मैंने कुछ भी गलत नहीं खाया, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। सीमा की सास ने कुछ सोचा और फिर कहा, रुक, सुनील को खबर करती हूँ, वो वैद्य को बुला लाएगा। उसकी सास ने सुनील को खबर कर दिया और सुनील वैद्य को बुलाने के लिए गया। जब वो वापस घर आया तो वो अकेला था और सीमा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। सीमा की सास ने कहा, तू अकेले क्यों आया है? तो सुनील ने कहा, अरे अम्मा, वैद्य जी जंगल के दूसरी तरफ वाले गांव में चले गए हैं, उन्हें लेने के लिए जंगल पार करना होगा। सीमा की सास के तो होश ही उड़ गए। तो उसकी अम्मा ने कहा, नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा जंगल में, कहीं कुछ हो गया तो सुनील ने कहा, फिर सीमा का क्या होगा, वो इतने दर्द में है अम्मा। तो सीमा की सास ने सीमा की ओर देखते हुए कहा, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन समय पर वैद्य के पास पहुंचना भी बेहद जरूरी है। तो एक काम करते हैं, तू गाड़ी का इंतजाम कर, मैं इसे खुद जंगल के रास्ते वैद्य के पास लेकर जाऊंगी। सुनील ने कहा, कि क्या जंगल के रास्ते जाओगे आप? अम्मा, पता है ना कि जंगल के रास्ते जाना मतलब खतरा मोल लेना है। वहां पता नहीं कौन कौन सी चुड़ैल हैं, अगर कुछ हो गया तो सीमा की सास ने कहा, अरे नहीं गए तो भी इसकी जान को खतरा है। मैं मानती हूँ कि वैद्य यहाँ आएगा भी नहीं, यहाँ के काले जादू से बचने के लिए ही वो गांव छोड़कर गया होगा। तू चल जल्दी, गाड़ी का इंतजाम कर। सुनील ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन घने जंगल में बैलगाड़ी लेकर कैसे जाओगे? ये नामुमकिन है अम्मा, आप दोनों को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो सीमा की सास ने कहा, तू चिंता मत कर बेटा, मैं एक रास्ता जानती हूँ, काफी चौड़ा है, वहां से दूसरे गांव जा सकते हैं हम। तो सुनील ने कहा, लेकिन अम्मा, आप दोनों को कुछ हो गया तो? सीमा जोर से दर्द में चिल्लाई, मानो कोई उसका पेट जानबूझकर दबा रहा हो। सीमा की सास और सुनील दोनों ही उसकी हालत देखकर घबरा गए। सुनील ने कहा, मैं आप दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगा अम्मा, मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर सुनील बैलगाड़ी का इंतजाम करके आ गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कोई भी उस जंगल में अपने बैलों को भेजना नहीं चाहता था और न ही खुद बैलगाड़ी चलाकर जाना चाहता था। लेकिन सुनील के एक अच्छे दोस्त ने उसे अपनी बैलगाड़ी दी और सुनील ने खुद ही बैलगाड़ी चलाने का फैसला किया। सीमा और उसकी सास दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए। सीमा की सास ने कहा, सुनील, जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी आवाज आए, बैलगाड़ी रोकना नहीं। सुनील ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद वो लोग उसी वक्त दूसरे गांव जाने के लिए निकल गए। जंगल की दूसरी ओर जो गांव था, वहां जाने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगता था, लेकिन जंगल का रास्ता इतना खौफनाक था कि आधे घंटे का सफर भी कई दिनों की तरह महसूस होता था। वो रास्ता बहुत ही पथरीला था, तो बैलगाड़ी ज्यादा तेज जा भी नहीं पा रही थी। दोपहर का वक्त हो चला था और वो तीनों जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। वो जंगल यूं ही प्रसिद्ध नहीं था, वहां पर कदम रखते ही कुछ अजीब सी आवाजें इंसानों का पीछा करने लगती थी। सीमा, उसकी सास और सुनील को जंगल से गुजरते हुए 5 मिनट ही बीता था कि अचानक से सीमा का दर्द और बढ़ गया। उसके पेट में अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कि कोई किसी के कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। सीमा की सास और सुनील वो आवाज सुनकर डर गए। सीमा की सास ने कहा, बहू, ये क्या आवाज आ रही है तेरे पेट से? हे भगवान, बच्चे की रक्षा करना। सीमा को अचानक से ऐसा लगने लगा कि उसके पेट के ऊपर कोई बैठा हुआ है और वो उसके पेट को दबा रहा है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। सीमा जोर से चिल्लाई, अम्मा,
सीमा की सास डर गई और फिर अचानक से बैल भी चलते चलते रुक गए। सीमा की सास बोली, अरे अब ये क्यों रुक गया? सुनील ने कहा, पता नहीं अम्मा। सुनील ने बैलों को बहुत मारा, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे हटते जा रहे थे और वो बैल ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे वो किसी को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए हों। जंगल बहुत घना था और हर तरफ से किसी न किसी का होने का एहसास हो रहा था। सीमा की सास ने कहा, हे भगवान, क्या करें अब? यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सीमा ने कहा, अम्मा बहुत दर्द हो रहा है। सीमा की सास ने कहा, अब बहू, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। सीमा फिर से चिल्लाई और बोली, अम्मा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पेट को रौंद रहा हो। ये सुनकर सीमा की सास बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने कहा कि क्या मतलब बच्चे को खतरा है यहाँ? सुनील जल्दी चल, वापस गांव की तरफ मुड़। सुनील ने कहा, लेकिन वैद्य जी। सीमा की सास ने कहा, अरे यहाँ से गए तो दूसरे गांव जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। चल इसे वामिल मात्री के पास ले चलते हैं। वो लोगों को देखकर ये बताने में माहिर है कि समस्या क्या है। सुनील ने तुरंत बैलों को मोड़ लिया और तुरंत बैल भी वहां से बाहर की ओर भागने लगे। जाते समय सीमा की सास को ऐसा लगा जैसे कोई हवा की तेज रफ्तार से उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। और फिर 5 मिनट के अंदर वो लोग उस खौफनाक जंगल के बाहर आ गए और फिर तुरंत वामिल मात्री के घर गए। वामिल मात्री मायोंग गांव में रहने वाली एक औरत थी जो गर्भवती स्त्री की संतान का जन्म कराती थी और साथ ही साथ उसे कुछ ऐसी विद्याएं भी आती थी जिससे वो किसी भी इंसान की हथेली या आंखें देखकर ये बता सकती थी कि उन्हें क्या समस्या है। वामिल मात्री का घर छोटा सा कच्चा मकान था और गांव के आखिरी छोर पर था, इसलिए वहां सिर्फ वो लोग जाते थे जिन्हें गर्भवती स्त्री का इलाज कराना होता था। उसका घर बड़ा ही अजीब सा लगता था। मेन दरवाजे को खोलने के बाद एक छोटा सा आंगन था जिसमें एक छोटा सा कुआं था। चारों तरफ खिड़की जैसे छोटे छोटे दरवाजे थे और सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जिसके पीछे वो वामिल मात्री बैठा करती थी। सीमा की सास सीमा को लेकर तुरंत वहां आई और उसने देखा कि वामिल मात्री कुछ जड़ी बूटियों को कूट रही थी। मात्री ने सीमा की सास को देखा और कहा, अरे मैंने तो सुना था कि तेरी बहू की संतान होने में अभी 4 महीने का समय बाकी है। इतनी जल्दी मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? सीमा की सास ने कहा, मात्री, मेरी बहू को अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, जरा देखकर बताओ कि कहीं इसके बच्चे को खतरा तो नहीं है। मात्री ने सीमा की ओर देखा और फिर वो बोली, इतनी जल्दी? अच्छा, मैं देख लेती हूँ। तुम इसे यहाँ पर खटिया में लिटा दो, मैं इन जड़ी बूटियों को रख के आती हूँ। सुनील ने सीमा को खाट पर लिटा दिया। मात्री वापस आई और सुनील को देखकर बोली, तुम बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। सुनील चुपचाप घर के बाहर आ गया। मात्री सीमा के पास बैठ गई। सीमा की सांसें तेज हो गई थी। मात्री ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर जोर से मसलने लगी। उसके बाद फिर उसके पेट पर कई बार हाथ फेरा, लेकिन उसके बाद भी सीमा ठीक नहीं हुई। फिर मात्री ने उसकी दोनों आंखों को देखा। काफी समय तक वो उसे घूरती रही। करीब 5 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। सीमा की सास ने पूछा, क्या हुआ है इसे मात्री? तो मात्री ने कहा, बहुत बड़ी गड़बड़ है, मैंने इसकी आंखों में प्रसूता को देखा है। ये सुनकर सीमा की सास ने पूछा, कौन प्रसूता मात्री? मात्री ने कहा, प्रसूता वो औरत है जो अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और अब वो औरत जिस भी गर्भवती स्त्री को देखती है तो उसे और उसके बच्चे को असहनीय दर्द देती है। सीमा की सास ने कहा, वो इसके पीछे पड़ कैसे गई? तो मात्री ने कहा, प्रसूता को परेशान करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। अगर एक बार उसकी नजर किसी पर पड़ गई तो समझो बर्बादी की शुरुआत हो गई। अब वो सीमा का पीछा तब छोड़ेगी जब ये और इसका बच्चा मरेगा। सीमा और उसकी सास को मानो सदमा लग गया। मात्री ने सीमा से पूछा, कब देखा था तुमने प्रसूता को? सीमा ने जवाब दिया,
मैं नहीं जानती कौन प्रसूता। मात्री ने कहा, सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद आँख वाली, काली लंबी चोटी वाली औरत तुमने नहीं देखी? सीमा को याद आया कि जब वो रात में पानी पीने के लिए छत से नीचे आई थी तब उसने अपने पीछे एक डरावनी औरत को देखा था। ये याद करते ही सीमा घबरा गई। सीमा की सास ने कहा, अरे जल्दी बोल, कब देखा तूने उसे? सीमा की सास उसे गुस्से से देख रही थी। सीमा ने कहा, जब आप अपनी बहन के घर गई थी उस रात मैंने उसे देखा था। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गई तब वो ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मात्री ने कहा, ऐसी चुड़ैल का वास जंगल में है, क्या जंगल की ओर तुमने देखा था? ये सुनकर सीमा और डर गई। उसकी सास उसे गुस्से से देख रही थी, इसलिए वो कांपते हुए बोली, वो मैं उस रात छत पर सोई थी और उस दिन मैंने जंगल की ओर देखा था। सीमा की सास किसी तरह अपने गुस्से को काबू करके बैठी हुई थी। मात्री ने कहा, तुमने जंगल देखा और जंगल के ऊपर मंडराती हुई प्रसूता ने तुम्हें। उसका साया बड़ा खतरनाक है। सीमा की सास ने पूछा, मात्री, इसका कोई उपाय? मैं भूत प्रेत जैसी चीजों से मुक्ति दिला सकती हूँ, लेकिन प्रसूता के बारे में मैंने पहली बार सुना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे कितनी बार कहा इससे कि इस हालत पे छत पर मत जाना, लेकिन इसने एक नहीं बल्कि 2 बार मेरी बात को अनसुना कर दिया। तो मात्री ने कहा, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। ये सोचना है कि प्रसूता से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। फिलहाल सीमा के दर्द का इलाज करना होगा। मात्री उठकर कहीं गई और जब वो वापस आई तो उसके हाथ में कटोरी थी। उस कटोरी में किसी चीज की राख थी। सीमा की सास ने पूछा, ये क्या है मात्री? तो मात्री ने कहा, ये भभूति है, इससे मैं नजर उतारती हूँ। प्रसूता की नजर इससे पूरी तरह तो नहीं उतर सकती, लेकिन दर्द से कुछ देर के लिए राहत जरूर मिल जाएगी। मुझे प्रसूता के बारे में कुछ और चीजें पता करनी होंगी। तब तक तुम इस राख को इसके माथे से लेकर पांव तक लगा देना। और हाँ, अब जब तक प्रसूता का इलाज नहीं मिल जाता तब तक इसी राख से तुम्हें सीमा को बचाना होगा। जब भी उसे दर्द हो तो इसे लगा देना। इतना कहने के बाद मात्री ने सीमा के पूरे शरीर में उस राख को लगा दिया। फिर उसके कुछ ही मिनट के बाद सीमा का दर्द बिल्कुल कम हो गया और उसे अच्छा महसूस हुआ। मात्री ने कहा, ठीक है, अब जाओ तुम लोग, मैं जल्द से जल्द प्रसूता का तोड़ निकाल कर तुम्हारे घर आती हूँ। तब तक छत पर नहीं जाना, बस ये याद रखना। इतना कहने के बाद मात्री वापस अपने काम में भिड़ गई और बाकी सब लोग अपने घर वापस आ गए। सीमा की सास रसोई में गई और जोर जोर से बर्तन पटक पटक कर काम करने लगी। तो सुनील ने कहा, अम्मा, क्या कहा मात्री ने? सीमा की सास ने कहा, अरे वही जो मैं इसे रोज समझाती थी, लेकिन इसके पल्ले नहीं पड़ती थी वो बात। अरे क्या जरूरत थी छत पर जाने की? अरे कुछ दिन खुद पर काबू नहीं रख सकती थी, अब भुगत। ये सुनकर सीमा रोने लगी और सुनील भी कुछ नहीं कह पाया। सीमा की सास गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सीमा भी कमरे में आराम करने गई और उसे नींद आ गई। शाम का वक्त हो गया था, अंधेरा होने लगा था क्योंकि लाइट तो गांव में थी ही नहीं। करीब 2 घंटे बाद अचानक से सीमा की आंखें खुली, जो कि पीली हो गई थी। वो अजीब तरीके से दिख रही थी, जैसे कि उसकी आंखों में पीली लाइट जल रही है। सीमा उठ के बैठ गई, जैसे कि वो किसी के वश में होकर ये सब काम कर रही हो। फिर वो पलंग से उतरी और खुद को आईने में निहारने लगी। खुद को देखकर वो एक डरावनी सी मुस्कान दे रही थी। फिर वो पीछे मुड़ी और सीधे रसोई में गई, जहां सीमा की सास खाना बनाने में व्यस्त थी। सीमा उसके पीछे जाकर खड़ी हुई। उसकी सास के सर के ठीक ऊपर बर्तनों का एक डाला था, जिसमें बहुत सारे लोहे के बर्तन रखे हुए थे। सीमा ने उसे देखा और मुस्कुराई, और फिर अचानक से वो उन बर्तनों को जानबूझकर अपनी सास के सर पर गिराने लगी। उसकी सास दर्द में चिल्लाने लगी और फिर उसके सर पर एक लोहे की कढ़ाई गिर पड़ी, जिससे उसे बहुत चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बाद सीमा को होश आया और अपनी सास की हालत को देखकर वो हैरान परेशान हो गई। उसने अपनी सास को होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। उसने तुरंत सुनील को खबर की
और जब सुनील घर आया तो उसने सुनील को पूरी बात बताई। सीमा को कुछ याद नहीं था कि वहां पर क्या हुआ और बर्तन कैसे गिर पड़े। सुनील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान था। उसने सीमा से कहा, ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? अरे घर पर बैठे बैठे करती क्या हो तुम? ये सुनकर सीमा रोए जा रही थी। सुनील ने तुरंत सीमा को मात्री के पास पहुंचाया। मात्री ने कहा, जरूर सीमा प्रसूता के वश में होगी, तभी उसे कुछ याद नहीं। प्रसूता गर्भवती स्त्री को अपने वश में करके बहुत सारे बुरे काम करा सकती है और इंसान को खबर तक नहीं होती कि वो कर क्या रहा है। सुनील ने कहा, अब क्या करें हम? सीमा को कैसे छुटकारा मिलेगा उससे? मात्री ने कहा, एक उपाय तो मुझे मिल गया है, लेकिन वो आसान नहीं है, काफी समय लग सकता है उसमें। तो सुनील ने कहा, अरे क्या करना होगा, आप बताइए तो सही। तो मात्री ने कहा, प्रसूता वो औरत होती है जो किसी न किसी वजह से अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई हो। तो मेरे हिसाब से वो एक बच्चे के लिए ही तड़प रही है और इसलिए गर्भवती स्त्री को अपना शिकार बनाकर उसे तकलीफ देती है। सुनील ने कहा, तो इससे उपाय का क्या लेना देना? तो मात्री ने कहा, लेना देना है। देखो, अगर वो बच्चे के लिए तड़प रही है तो हमें उसे एक बच्चा दान करना होगा ताकि बच्चे को पाकर सीमा का पीछा छोड़ दे वो। सुनील ने कहा, तो आप कहना क्या चाहती हैं? मैं अपना बच्चा दान करूं? तो मात्री ने कहा, अरे नहीं, अगर हमें किसी छोटे बच्चे की लाश मिल जाए तो भी काम बन जाएगा। उसकी लाश को हम प्रसूता की लाश के पास दफनाएंगे ताकि उसकी आत्मा प्रसूता की आत्मा से मिल जाए। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो यही होगा और वो सीमा का पीछा छोड़ देगी। लेकिन पहले बच्चे की लाश ढूंढना और उस प्रसूता के दफन शरीर को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। अगर तुम चाहो तो हम उर्सी मात्री से मिलकर आ सकते हैं। वो उस गांव में पिछले 70 सालों से रह रही है, तो हो सकता है वो प्रसूता के बारे में जानती हो। सुनील ने कहा, अच्छा ठीक है। मात्री ने कहा, उर्सी मात्री से मिलने मैं जाऊंगी, तब तक तुम बच्चे की लाश का इंतजाम करो। सुनील को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि गांव में कोई ऐसा घर ही नहीं था जहां बच्चे की मौत हुई हो। सुनील ने पूछा, लेकिन यहाँ किसी बच्चे की मौत हुई ही नहीं है, अब क्या करूं मैं? सीमा की सास को भी उसी वक्त होश आ गया और उसने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो सुनील ने उसे सारी बातें बताई और सीमा की सास ने सब कुछ सुनकर कहा, मैं एक घर जानती हूँ, लेकिन उस बच्चे की उम्र मात्र 3 साल थी। कल ही वो छत से गिरकर मर गया। उसके माता पिता मेरी बहन के घर के बगल में रहते हैं, बेचारे बहुत गरीब हैं, अब सोचो क्या करना है। तो सुनील ने कहा, माँ, लेकिन वो हमें अपने बच्चे की लाश क्यों देंगे? सीमा की सास ने कहा, क्योंकि उनके पास अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है बेटा। अरे हम उनसे कहेंगे कि हम उनके बच्चे का अच्छे से अंतिम संस्कार कर देंगे तो वो हमें अपना बच्चा जरूर देंगे। सुनील और मात्री को भी ये बात बहुत सही लगी। तो सुनील उस बच्चे को लेने के लिए सीमा की सास के साथ चला गया और मात्री उर्सी मात्री से मिलने के लिए चली गई, जो कि गांव के बीच चौराहे पर रहा करती थी। मात्री जब उर्सी मात्री से मिली तो उसने सीमा के बारे में उसे सारी बातें बताई। तो उर्सी ने कहा, प्रसूता, नहीं, मैं तो ऐसे किसी औरत को नहीं जानती, लेकिन हाँ, आज से ठीक 35 साल पहले दर्शिका नाम की लड़की काम करने के लिए जंगल के रास्ते पास के गांव में जाया करती थी। उस समय मायोंग काले जादू के नाम से उतना प्रचलित नहीं था। 8 महीने की गर्भवती थी वो बेचारी। लेकिन एक दिन अचानक जब वो जंगल के रास्ते काम पर जा रही थी तो उसके पेट में जोरों का दर्द उठा और वो जंगल के बीच में ही बैठकर रोने लगी। वो इस गांव में अपने पिता के साथ रह रही थी क्योंकि उसके पति ने उससे तलाक ले लिया था। पिता की हालत बहुत खराब रहने की वजह से दर्शिका को काम करना पड़ता था। दर्शिका के पास देख रेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे उस हाल में भी जाना पड़ता था। वो जंगल के रास्ते में ही बैठकर बच्चे को जन्म देने का इंतजार करने लगी। बहुत दर्द में थी वो। उसकी आवाज़ सुनकर सारे जंगली पंछी उड़ने लगे थे। वो चाहती थी कि उसका बच्चा सुरक्षित हो और वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताए, लेकिन उसने बच्चे को जन्म देते ही खो दिया, यानी उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और बच्चे को जन्म देते समय ही उसने भी अपना दम तोड़ दिया। उसके शरीर को फिर उसी जगह दफनाया गया
जहां गांव के आते जाते लोगों ने उसकी लाश देखी थी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो प्रसूता है या नहीं। अगर तुम जंगल जाओ तो वहां पर तुम्हें एक बड़े से बोर्ड में दर्शिका लिखे हुए मिल जाएगा। उसी के नीचे दर्शिका की लाश है। मात्री को उनके सवाल का जवाब तो मिल गया था, लेकिन अब उन्हें वापस से उस भयानक जंगल में जाना पड़ रहा था। जब ये बात उसने सीमा की सास और सुनील को बताई तो सब डर गए, लेकिन प्रसूता से पीछा छुड़ाने का और कोई भी उपाय नहीं था। इसलिए मात्री, सीमा की सास और सुनील, ये चारों ही एक बच्चे की लाश को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जो प्रक्रिया मात्री ने बताई थी उसके लिए रात का होना जरूरी था, इसलिए सुनील मसाल लेकर आगे आगे चल रहा था और बाकी सब उसका पीछा कर रहे थे। जंगल में फिर से डरावनी आवाज आने लगी थी, जैसे कि कोई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही हो। इसके अलावा भी कई डरावनी आवाजें उनका पीछा कर रही थी। मसाल की रोशनी बहुत कम थी, इसलिए वो लोग आराम से चल रहे थे ताकि दर्शिका के नाम का बोर्ड उन्हें मिल जाए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मसाल की रोशनी में दर्शिका का नाम दिखाई दिया। उसके नाम के बोर्ड के आगे तरह तरह की गंदगी पड़ी हुई थी, जैसे कि जानवरों का मांस, उनकी हड्डियां, कुछ कटी फटी खालें और कुछ जानवरों के ऐसे शरीर जिन्हें देखकर लग रहा था कि किसी ने उन्हें अभी अभी मारा हो। मात्री ने कहा, सुनील, ये रही दर्शिका की कब्र, खोदो इसे। सुनील ने मसाल अपनी माँ को पकड़ा दिया और खुद गड्ढा खोदने ही वाला था कि मात्री को कुछ याद आया और उसने कहा, ठहरो, पहले तुम सब ये राख अपने शरीर पर लगा दो। ये पूजा की राख है जो कुछ देर तक नकारात्मक शक्ति को दूर रख सकती है। फिर सबने वो राख लगा लिया और सुनील ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद खोदते खोदते ही अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि ठीक नीचे कुछ है। तो सीमा की सास ने कहा, जरा देख क्या है, हो सकता है कि उसकी कब्र हो। सुनील ने थोड़ी मिट्टी हटाकर देखी तो अचानक से एक फुफकारता हुआ सांप अचानक से उनके सामने आ गया, जिसे देखकर वो चीख पड़ा और उसकी चीख सुनकर काले घने जंगल में रहने वाले पंछी जैसे कि चमगादड़ और उल्लू उड़ने लगे। ये दृश्य बहुत ही ज्यादा डरावना था। मात्री ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रसूता की चाल है ताकि हम यहाँ से भाग जाएं, लेकिन राख की वजह से वो ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगी। सुनील ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर उसके बाद उसने मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिला जिसे सबने मिलकर ऊपर निकाला और फिर मात्री ने कहा, बहुत खूब बेटा, चलो अब जल्दी खोलो इसे। सुनील ने उस बॉक्स को खोला और देखा कि उसमें कंकाल पड़ा हुआ है जो दर्शिका का था। मात्री ने कहा, मैं कुछ मंत्र पढ़ना चालू कर रही हूँ, तुम लोग अपनी आंखें मत खोलना। मात्री ने मंत्र बोला और सब अपनी आंखें बंद करके खड़े रहे। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 7 मंत्र जाप के बाद अचानक से एक रोने की आवाज आने लगी। मात्री ने कहा, ये देखो, ये इसी कंकाल की रोने की आवाज है, यानी ये दर्शिका है और दर्शिका ही मरने के बाद प्रसूता बन गई है। सब ये जानकर बहुत खुश भी हुए और उन्हें डर भी लगा। तो मात्री ने कहा, अब बच्चे को जल्दी से इस ताबूत में डाल दो। सुनील ने ऐसा ही किया। फिर मात्री ने कुछ और मंत्र जाप किए और उस ताबूत के चारों ओर एक काले धागे को बांध दिया। सुनील ने फिर वो ताबूत वापस गड्ढे में डाला और मात्री ने कहा, हे प्रसूता, हमारी ये भेंट स्वीकार करो और सीमा का पीछा छोड़ दो। इतने में ही अचानक से जंगल के ऊपर बिजली कड़कने लगी। सुनील ने मात्री के कहने पर गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दिया। मात्री ने कहा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। इसके बाद सीमा और बाकी सब वहां से तुरंत निकलकर घर आ गए। घर आते ही मात्री ने सीमा की नजर वापस से उसी राख से उतारी और वापस से उसकी आंखों को घोरने लगी। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। करीब 15 मिनट के बाद मात्री ने कहा, उपाय काम कर गया। प्रसूता ने भेंट स्वीकार की और अब वो तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आएगी। ये सुनने के बाद सबको राहत की सांस आई और इस तरह प्रसूता को बच्चे की भेंट चढ़ाकर उन्होंने उससे और होने वाले अजीबो गरीब घटनाओं से छुटकारा पाया। इसके बाद सीमा छत पर नहीं गई
और ना ही उसने अपनी सास की किसी भी बात का विरोध किया। इसके बाद वो लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।